गुड मॉर्निंग 11th क्लास। चलिए थर्ड चैप्टर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 23। कल हमने ये पढ़ लिया था कि भारत में जो अफवाह तंत्र है वो दो भागों में बांटा जाता है, एक बंगाल की खाड़ी का, एक अरब सागर का। दूसरा जो अफवाह तंत्र है वो है हिमालयी और प्रायद्वीपीय पठार। अब आपका 23 पेज पे दिया है भारत के अफवाह तंत्र। तो पहला है हिमालयी प्रवाह। हिमालय पर्वत जो हैं बेटा आपको पता है वो भारत के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे पर्वत हैं। तो जब इतने ऊंचे पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं तो वो ग्लेशियर से निकलती हैं, यानी हिमानियों से निकलती हैं। उसके बाद वो हिमानियाँ पिघल पिघल के नदियों का रूप लेती हैं, तो वो रास्ते में बहुत सारे फीचर्स बनाती आती हैं। महाखड्ड, कैनियन, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, विसर्प, तटीय मैदानों का भी जो फॉर्मेशन होता है वो नदियों से, समुद्र के कटाव से होता है। उसके बाद समुद्र में मिलने के बाद नदी बनाती है डेल्टा या ज्वारनद मुख। ठीक है, ये सारे फीचर्स आप बुक नंबर 1 में जब 5th या 6th चैप्टर आएगा भू आकृतियाँ, तो उसमें आप ये नदियों के द्वारा बनाए गए सारे फीचर्स पढ़ेंगे। तो अभी हम करते हैं हिमालयी अफवाह और प्रायद्वीपीय अफवाह। पहले तो इनमें अंतर करते हैं। देखिए, जो हिमालयी अफवाह है वो सारा हिमानियों से निकलता है। गंगा नदी है गंगोत्री हिमानी, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, है ना, तो ये इनसे निकलती हैं। अब ये क्योंकि बर्फीले स्थानों से निकलती हैं तो इसका मतलब ये हुआ गर्मियों में जब ग्लेशियर या हिमानियाँ पिघलेंगी तब ये आएंगी। अदरवाइज बारिश होती है, उनमें ही पानी भरता रहता है और ये इतना उफान पे आ जाती हैं, कई बार बाढ़ भी आ जाती है ना। तो ये 12 मासी नदियाँ हुई, यानी 12 महीने इनमें पानी रहता है। कोई भी टाइम साल का ऐसा नहीं होता जब ये जल विहीन हों, जबकि साउथ की बहुत सारी नदियाँ जल विहीन हो जाती हैं। तो एक तो ये लाइन याद रखिए। दूसरा, जितनी भी नदियाँ हैं हिमालय की वो सब जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, यानी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, या आप कर सकते हो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती हैं। हर एक नदी पे बांध बना है, बांध से बिजली बनाई जाती है। बांध के पीछे जो बड़ा जलाशय होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं। नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, कृषि के लिए फ़ायदा हो गया, बिजली बन गई। वहाँ नहरों में मछली पालन होता है, चावल की खेती की जाती है और आसपास वनों की मेखला यानी वन क्षेत्र बढ़ाया जाता है। तो ये और सबसे बड़ी बात, इन बांधों के कारण ही बाढ़ नहीं आती है ना, बाढ़ को कंट्रोल करती हैं। तो ये इतने सारे फ़ायदे जो हैं ये हिमालयी नदियों की सारी विशेषताएं हैं। अब है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ भी पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन वो पहाड़ आपको पता ही है, जो दक्कन या प्रायद्वीपीय पठार है वो पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, वो छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो वहाँ से जब ये निकलती हैं, ये बारिश के कारण ही ये बहुत ज़्यादा पानी होता है। जब ये बारिश नहीं होती तो इनमें पानी बहुत कम होता है या एक नाले का रूप ले लेती हैं। और कावेरी नदी तो ऐसी है कि बिल्कुल सूख जाती है कई बार, और जब बारिश आती है तो लोग आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब ये हुआ कि लोग वेट करते हैं कि अब पानी आएगा और उसकी पूजा की जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये नदियाँ कैसी होंगी। अगर हिमालयी नदियाँ 12 मासी हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ मौसमी हैं। मौसमी होने के कारण बारिश के दिनों में या मानसून सीज़न में ये फ्लडेड होती हैं, पानी से भरी रहती हैं, और बाकी समय इनमें पानी नहीं होता है, या कह लो पानी की बहुतायत में कमी होती है। बारिश में ये इतनी ज़्यादा फ्लडेड होती हैं कि ना तो नौकायन हो पाता है,
हाइडल प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम काम कर पाते हैं जब इतना ज़्यादा पानी होता है, लेकिन इन नदियों पे जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। वो वहाँ बनाई गई हैं जहाँ इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। मछली पालन यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मछली पालन नहीं होता, मछली पालन यहाँ भी होता है, चावल की खेती भी होती है, नारियल के भी बागान हैं यहाँ पे। वो समुद्र तटीय क्षेत्रों के होने के कारण नारियल के बागान यहाँ ज़्यादा हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में और हिमालयी नदी प्रवाह में या हिमालय की नदियों में क्या अंतर है। तो आप इस तरह से 5 या 3 पॉइंट्स जो भी आपने सुने उनको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम पेज नंबर 24 पे, जिसमें दिया है हिमालय अपवाह की नदियाँ। अब ये सारी नदियाँ दी हैं आपको, सिंधु की सारी ट्रिब्यूटरीज या उसकी जो नदियाँ होती है ना, नदियों से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जिनको बोलते हैं उपनदियाँ, वो भी दी हुई हैं। फिर गंगा नदी होगी तो गंगा की सहायक नदियाँ होंगी, ये सिंधु नदी है तो सिंधु की सहायक नदी हैं। इन सबको मैं आपको मार्क करा देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको नदी का उद्गम स्थान पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर नदी डेल्टा या ज्वारनद मुख बनाती है, किन किन राज्यों से निकलती है और उस राज्य के लिए ये क्या खास महत्व रखती है। जैसे कोई खेती होती है या कोई हाइडल पावर है, ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और यही मैं आपको मार्क कराती हूँ। पहले सिंधु नदी देखिए, सिंधु विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है, हो गया। फिर 4 लाइनें नीचे आइए, भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम जो है वो है कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू हिमनद या हिमानी। मैंने बताया ही है, सारी नदियाँ हिमानी से निकलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए जो 25 पेज पे दिया है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, है ना, इनके नाम अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाइए, पंचनद लिखा होगा। पंजाब बेटा जो स्टेट है ना एक्चुअली में वो पंजाब, पंच यानी 5 और आब माने होता है दरिया या पानी। तो पंजाब शब्द 5 दरियाओं से मिलके बना है। पहले जब भारत और पाकिस्तान एक था तो पंजाब इतना बड़ा एक प्रोविंस था कि 5 नदियां उसमें से जाती थी। तो वही देखो सेकंड पैराग्राफ में आप लास्ट की 5 लाइनें मार्क करो। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची में अरब सागर में गिरती है और सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह ज़िले में बहती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब देखो इसमें से झेलम कश्मीर में बहती है, व्यास बहती है मनाली यानी HP के आसपास। तो 2 नदियां भारत में से होके जाती हैं, बाकी नदियां पाकिस्तान में डाइवर्ट हो जाती हैं, वो भारत से होके नहीं जाती हैं। जैसे चेनाब आपने सुना होगा, चेनाब नदी किससे रिलेटेड है, कुछ ध्यान है आपको? कोई एक युगल था, एक जोड़ा था जो चिनाब नदी के कारण फेमस हुआ था। सोचिए आप, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पे है। सोनी और महिवाल नाम सुना होगा आपने। तो पहले पंजाब एक बहुत बड़ा दरिया था, अब नदियां डाइवर्ट हो गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भी पंजाब प्रोविंस है और इंडिया में भी है ना। तो सोनी महिवाल जो थे वो सोनी पंजाब चिनाब रिवर के थ्रू ही मटके से दरिया पार करती थी। इस तरह से आप जोड़ते जाओगे ना, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उस घटना से, तो तुम्हें ये चीज़ें याद रह जाएंगी। चलो अब हम इनकी जो ये सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको करते हैं। पहली है झेलम। झेलम सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये पीर पंजाल हिमनद में वैरी नाग झरने से निकलती है। ये हो गया उद्गम स्थान। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये श्रीनगर और वुलर झील से, मैंने बताई है, झेलम कश्मीर से जाती है। और फिर ये
पाकिस्तान में झंग के निकट ये चिनाब नदी में मिल जाती है। 5 नदियां हैं सिंधु नदी की, और ये नदियां आपस में मिलके वहाँ पे अरब सागर में जाके डेल्टा बनाती हैं। फिर है चिनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्रभागा 2 नदियों के मिलने से बनती है। कहीं से चंद्रा नदी आई, कहीं से भागा आई, मिल गई एक जगह, तो वहाँ चिनाब नदी बन गई। और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी 1180 किलोमीटर बहती है, मतलब भारत के थोड़ा सा ऊपर से होके ये जाती है। फिर है रावी, ये सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण है। ये कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, उसके बाद ये भी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। फिर है व्यास, व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ऋषि हुए थे ना बेटा एक व्यास, तो जहाँ पे उन्होंने तपस्या वपस्या की थी, मैं आपको ये थोड़ा सांस्कृतिक माहौल में लेके चली गई। अदरवाइज तो तुम इतना ही ध्यान रखो कि रोहतांग दर्रे से एक व्यास कुंड निकलता है। मैंने बताया कि उस कुंड का नाम व्यास ऋषि के, वेद व्यास जो थे उनके नाम पे रखा गया। तो ये उस कुंड से निकलती है। पूरा उत्तराखंड में मनाली के साथ साथ ये रिवर चलती रहती है, और फिर एंड में ये भी जाके बंगाल की इसमें अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ देखो लिखा है, यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरीके के पास सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। हरीके बांध है बेटा, इस बांध से राजस्थान नहर निकाली गई है। अब देखो, व्यास नदी कहाँ पंजाब, कहाँ हरीके बांध में जाके सतलुज से मिली, दोनों को पानी को मिला और उनको डाइवर्ट करके राजस्थान की तरफ ले जाया गया, जहाँ ये राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है। तो आप इस तरह से जोड़ के देखो कि नदियाँ और हवाएं ये किसी सीमाओं की मोहताज नहीं होती हैं, इनको हम बाउंड्रीज़ में नहीं कैद कर सकते हैं। तो बिना अड़चन के, बिना किसी उसके ये चली जाती हैं, सीमाओं की इनके लिए कोई बंदिश नहीं होती। लास्ट है सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ताल भी हिमानियों के पिघलने से ही बनते हैं, या बारिश का पानी आता है, या पहाड़ियों से जो झरने नाले निकलते हैं नीचे आके वो घाटी में ताल का रूप ले लेते हैं, तो ये राक्षस ताल से निकलती है। यहाँ पे इसे लाकचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये एक महाखंड से निकलती है, और लास्ट वाली लाइन है कि ये एक पूर्ववर्ती नदी है, ऐसे घूम के फिर आती है। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि ये भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। तो व्यास नदी, सतलुज नदी और झेलम नदी, ये 3 हैं जिनका हिस्सा भारत से होके जाता है। भारत के लिए ये महत्वपूर्ण भी हैं, बाकी 2 अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका एक लार्जर जो शेयर है वो पाकिस्तान को जाता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब करते हैं हम गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में गंगा मुख्य नदी हुई और बाकी छोटी छोटी जो हैं वो उसकी सहायक नदियां हुई। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे करती हूँ मैं, गंगा नदी तंत्र को कल करते हैं। आप अभी सिर्फ सतलुज नदी, ये सिंधु नदी तंत्र को ध्यान से पढ़िए, उसकी 5 नदियाँ जिनसे पंजाब बना उसको पढ़िए, कौन सी भारत से जाती हैं, कौन सी पाकिस्तान में। आप 10 नंबर ये 22 पेज पे जो मैप दिया है उससे आप ये नदी तंत्र पूरा देख सकते हो। ये देखिए, ये आपका नदी तंत्र का नक्शा है ना, इसमें ये जो है ये है इंडस रिवर, सिंधु, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास सब इसमें दिखाई हुई हैं। आप ये मैप में शो करिए, और जो प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदी तंत्र का जो मेन अंतर है वो क्वेश्चन बेटा आप ज़रूर लिखो। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और
इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको बहुत सारी, ये पेपर में भी कई बार आता है 3 नंबर या 5 नंबर में। तो आप 5 पॉइंट्स जो हैं ज़रूर निकाल के कॉपी पे लिखिए। ओके बच्चे, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं। कल गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और गंगा और उसकी सहायक नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। हिमालय नदी तंत्र कर रहे हैं ना, तो सिंधु हो गई, अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो कल हम करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग और टेंशन मत करो, धीरे धीरे लेसन पढ़ो। हाँ, एक बात और याद आई, आप लोग, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे व्यू करते हैं। बेटा जब आप वीडियो देख रहे हो उसमें एक थम्स का भी सिंबल आता है, वो आता है साइन, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, उस पर सब्सक्राइब लिखा आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि बच्चों को कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो मैं भी इसको कंटिन्यू करूं। ये काम भी ज़रूर करना, दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क। ओके बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।